Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of layout. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लेआउट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम मशीनरीज को एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, देन दिस अरेंजमेंट ऑफ मशीनरीज इज नोन एज इट्स layout. But this arrangement of machines in the plant building is mainly dependent upon the system of production. हम किस टाइप के अरेंजमेंट को फॉलो करेंगे मशीनरीज के रिलेशन में, ये डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन के किस सिस्टम को हम प्लांट की बिल्डिंग में अडॉप्ट करने जा रहे हैं. तो जैसा सिस्टम प्रोडक्शन हम फोकस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें मशीनरीज को प्रॉपर्ली अरेंज करना होता है. तो इस प्रोडक्शन सिस्टम के बेसिस पर जो प्लांट लेआउट है, इसके दो मेन टाइप्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. द वेरी फर्स्ट टाइप इज द प्रोडक्ट लेआउट एंड सेकंड वन इज नोन एज द प्रोसेस लेआउट. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लेआउट. दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट और लाइन लेआउट. क्या मतलब है प्रोडक्ट लेआउट का? A product layout implies arrangement of machines in the order or sequence in which they are to be used in the production of a particular product. It is called line layout as the machines under this type are arranged in a line. यानी कि जब हम प्रोडक्ट लेआउट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें जितनी भी मशीनरीज होती हैं उन्हें एक सिस्टमैटिक वे में या एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली प्रोड्यूस किया जा सके. तो जब हम मशीनरीज को प्रॉपर सीक्वेंस और प्रॉपर ऑर्डर के साथ में अरेंज करते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम प्रोडक्ट लेआउट के नाम से जानते हैं. प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट का नाम भी देते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जो मशीन्स हैं इनको हम एक पर्टिकुलर लाइन में अरेंज करते हैं. एक लाइन में सिस्टमेटिक वे में अरेंज होती हैं. इसी वजह से प्रोडक्ट लेआउट को हम लाइन लेआउट का नाम भी देते हैं. होता क्या है इस टाइप के अरेंजमेंट में? रॉ मटेरियल आर फेड एट वन एंड एंड टेकन आउट एज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑन द अदर. यानी कि एक तरफ तो आप क्या करते हो, एक मशीन में रॉ मटेरियल को एक तरफ से आप पुट करते हो और सबसे लास्ट में आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और मिडल में कोई भी प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है विद द हेल्प ऑफ द लेबर. जितनी भी प्रोसेस हैं मशीनरीज को जिस सीक्वेंस में अरेंज कर रखा है उन सीक्वेंस के बेसिस पर ये सारे प्रोसेसेस प्रोडक्ट पर अप्लाई होते हैं और उसके साथ सबसे लास्ट मशीन में हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है. तो इसको हम प्रोडक्ट लेआउट का नाम देते हैं. इसी वजह से जब हम ऐसी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जहां पर मास क्वांटिटी या ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो उन इंडस्ट्रीज के लिए ये फॉर्म सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है. अब ये मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, FMCG इंडस्ट्रीज. ये सब इंडस्ट्रीज कैसी हैं? दीज आर द मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. और इन मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज वे में प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ी तरीका क्या है कि कंपनीज प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो करें अपने प्लांट के अंदर. तो जिसके बेसिस पर क्या होगा, आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो. क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने दो प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. इन दोनों टाइप के प्रोडक्ट के एक लेआउट को मैंने रिप्रेजेंट किया है जिसके बेसिस पर इन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है. तो इसका एक डिज़ाइन किस तरह से होगा, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करी है. यहाँ मैंने दो प्रोडक्ट्स को एक ही पर्टिकुलर प्लांट लेआउट में प्रोड्यूस करते हुए दिखाया है. प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट इन द अपर कैटेगरी एंड द लोअर कैटेगरी प्रोडक्ट बी डिपार्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड. तो यहाँ पर मैंने 6 मशीन्स दोनों ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिलेशन में डिफाइन करी हैं. मशीन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ रॉ मटेरियल मशीन 1 में फॉरवर्ड किया जाता है और मशीन 6 से हमें क्या मिल जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल जाता है. क्योंकि हम प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों के केस में जो रॉ मटेरियल होगा उसका मिक्सचर अलग अलग होगा. तो वो मिक्सचर पहले सबसे पहले मशीन 1 में फॉलो किया जाता है. इसके बाद सेकंड मशीन में प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद थर्ड मशीन में प्रोसेसिंग होती है, फोर्थ मशीन में प्रोसेसिंग होती है, फिफ्थ मशीन में प्रोसेसिंग होती है, फिर लास्ट और सिक्स मशीन में प्रोसेसिंग होती है और फाइनल प्रोसेसिंग के बाद हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है. यानी कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की अवेलेबिलिटी हो जाती है. यहाँ सबसे खास बात क्या है, जो मशीनरीज हैं
1 to 6 ये सारी मशीनरीज एक सिक्वेंशियल वे में एक लाइन में प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं, यानी कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है, कौन सा ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होना है। तो इस ऑपरेशन के परफॉर्मेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग मशीनरीज को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को प्रोडक्ट लेआउट या फिर लाइन लेआउट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। अब हम बात करते हैं प्री कंडीशंस फॉर इफेक्टिव प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। क्या क्या प्री कंडीशंस हैं, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट लेआउट के बेसिस पर प्रोडक्शन प्रोसेस को इफेक्टिव वे में फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ प्री कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। क्या क्या है प्री कंडीशंस? लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की लार्ज क्वांटिटीज को मैन्युफैक्चर करना है तो लाइन लेआउट इज मोस्ट इफेक्टिव लेआउट फॉर यू। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? एक जैसी सिमिलर टाइप के, यानी कि जो प्रोडक्ट जैसे बिस्किट है तो अगर स्क्वायर शेप में बिस्किट को प्रोड्यूस किया रहा है या रेक्टेंगल शेप में बिस्किट को प्रोड्यूस किया रहा है तो जितने भी बिस्किट्स होंगे उनका साइज, डायमेंशन, उनका वेट, उनका कलर, उनकी डेप्थ, वो सब क्या होगी? हर बिस्किट की एक जैसी होगी। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो इसके लिए प्रोडक्ट लेआउट इज द मोस्ट इफेक्टिव लेआउट फॉर यू। ठीक है, सेकेंड वन इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोसेस्ड कॉन्टिन्यूसली। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको ये प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस वे में फॉलो करना है, लगातार, प्लांट को आपने रोकना ही नहीं है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, और अगर यही स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स आपको कॉन्टिन्यूस वे में प्रोसेस करने हैं तो कॉन्टिन्यूस वे में प्रोसेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट और लाइन लेआउट इज द मोस्ट इफेक्टिव लेआउट फॉर यू। यानी कि आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो, और जब कभी भी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम की बात की जाती है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट या फिर लाइन लेआउट को फोकस करती है। ये सेकंड प्री कंडीशन होगा। इसकी थर्ड प्री कंडीशन की बात करते हैं। देयर मस्ट बी सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोसेस्ड टू कीप द प्रोडक्शन लाइन एक्टिवली ऑक्यूपाइड। तीसरी बात है कि अगर आप कॉन्टिन्यूस वे में प्रोडक्शन को फोकस करना चाहते हो या स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को कॉन्टिन्यूस वे में प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उस केस में आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को एक्टिव रख सके। तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्टिव रखने के लिए जब तक आपके पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगा या जब अगर शॉर्टेज पड़ जाती है तो उस केस में क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक गया तो बहुत सारा डैमेज भी होता है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसके लिए जो भी आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट आपके पास सफिशिएंट वॉल्यूम में होनी चाहिए। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन है इसके साथ में प्री कंडीशन, देयर शुड बी ग्रेटर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स। सबसे बड़ी बात है इंटरचेंजेबिलिटी होनी चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी से क्या होगा? मेंटेनेंस उसकी इजी हो जाएगी। तो व्हेन देयर विल बी ग्रेटर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स, तो उस वे में कॉन्टिन्यूस वे में प्रोडक्शन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये 4 प्री कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए प्रोडक्ट या लाइन लेआउट को आप इफेक्टिव वे में फॉलो कर सकते हो। ओके, ऑल्सो वन ऑफ द मोर पॉइंट इज देयर in relation of this. To maintain good balance, each workstation must employ machines or equipments of approximately equal capacity. यानी कि जब आपने डिफरेंट टाइप की मशीनरीज को एम्प्लॉय कर रखा है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी मशीनरीज हैं हर मशीनरी की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। अगर ऑलमोस्ट इक्वल होगी तो उसके बेसिस पर आप एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन कर सकोगे जब आप कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन को फॉलो करोगे। तो चेन ब्रेक नहीं होगी इससे, है ना, और कॉन्टिन्यूस वे में प्रोडक्शन आपका फॉलो होता रहेगा और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, नाउ वी कम टू द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। क्या क्या एडवांटेजेस है प्रोडक्ट लेआउट के? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज लो कॉस्ट मटेरियल हैंडलिंग। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्योंकि लाइन लेआउट में जितना भी वर्क है दैट इज फॉलोड बाय द मशीन्स ओनली। एक तरफ आपको मशीन में रॉ मटेरियल को पुट करना होता है और फिर जो रॉ मटेरियल है वो एक मशीन से दूसरी मशीन से, दूसरी मशीन में तीसरी मशीन से,
पास होता रहता है और यहाँ पर आपको उन पर्टिकुलर गुड्स को हैंडल करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी वजह से जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है इसका, लो कॉस्ट लेबर भी बहुत कम चाहिए होती है क्योंकि 100% ऑटोमेटेड प्लांट के बेसिस पर ही कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन को पॉसिबल किया जा सकता है। तो लेबर की रिक्वायर्ड होती है कब, जब हमें मशीन्स को ऑपरेट करना होता है। तो मशीन्स को ऑपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी हमें किसी भी पर्टिकुलर वर्क को फॉलो करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लेबर है वो भी लोएस्ट होती है इन केस ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट। थर्ड वन इज द स्मूथ ऑपरेशंस बहुत स्मूथली फॉलो होते हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि 100% ऑटोमेशन होता है, प्रोडक्ट पास होता है एक मशीन से दूसरी मशीन में। तो जब हर वर्क मशीन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है तो उसकी स्मूथनेस क्या होती है, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है। इसके साथ साथ फोर्थ वन है फ्लोर स्पेस। जो फ्लोर स्पेस है इसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि सिंगल लाइन में मशीन्स अरेंज होती हैं। तो सिंगल लाइन में अरेंज होने की वजह से आप जो आपके पास फ्लोर स्पेस अवेलेबल है उसका आप 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हो, मशीन्स की तरफ प्रोसेसिंग हो रही है और मशीन्स की तरफ प्रोसेसिंग फास्ट वे में फॉलो होती है और फास्ट वे में प्रोसेसिंग फॉलो होने की वजह से जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम से कम रहता है। ये इसका एक एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट वन इज द सिंपल इफेक्टिव कंट्रोल एंड नीड फॉर लेस इंस्पेक्शन। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पर प्रॉपर्ली कंट्रोल करना है या उसको इंस्पेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको बहुत कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं और बहुत कम एफर्ट्स के साथ में आप मशीनरीज को प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट कर सकते हो और इनके ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकते हो। मेंटेनेंस लेवल हाई रखना पड़ता है बस आपको। नेक्स्ट वन इज द लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी का होता है और मैक्सिमम क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट भी आपकी कम होती चली जाती है जब आप प्लांट को उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो उस केस में। ठीक है, ये तो बात हुई एडवांटेजेस की। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है इसके। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट में आपको कंप्लीटली मशीन्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसी वजह से आपको मैक्सिमम अमाउंट मशीनरीज में इन्वेस्ट करनी होती है और जब मशीनरीज को इंस्टॉल किया जाता है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो लाइन लेआउट के केस में हायर रहता है या हाईएस्ट रहता है। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस भी बहुत हायर होते हैं क्योंकि मशीनरीज के मेंटेनेंस के रेफरेंस में आपको डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स फॉलो करने होते हैं और इसी वजह से जो ओवरहेड चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द वर्क स्टॉपेज। अगर किसी भी एक मशीनरी की वर्किंग में कोई भी डिफॉल्ट आ जाता है या कोई भी फॉल्ट आ जाता है, कोई भी कमी आ जाती है तो उस केस में कंप्लीट ऑपरेशन आपका ब्रेक हो जाता है। केवल एक मशीनरी, क्योंकि हर मशीनरी एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इंटर कनेक्शन होने की वजह से मशीनरीज में अगर किसी भी एक मशीनरी में कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें स्टॉपेज आ जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज द डिफिकल्ट सुपरविजन। सुपरवाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप मशीन्स को प्रॉपर्ली रन कर रहे हो और कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपने उसके इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं कर रखे हैं उस केस में। एंड द लास्ट वन इज द लेस फ्लेक्सिबिलिटी। चेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी है तो उस केस में क्या होगा, कंप्लीट मशीनरीज आपको चेंज करनी पड़ेंगी। किसी एक मशीनरी के चेंज करने से काम नहीं चलेगा। इसी वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है जो इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट रहती है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट लेआउट। थैंक यू।